जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपको चैप्टर 9 कैपिटल गेन। ये हमारी सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल एसेट्स को डिस्कस किया था, डिस्पोजल डिस्कस किया था, कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। कैपिटल एसेट्स को किस किस तरह से हम यूज करते हैं, कौन से एसेट पर हमने किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है एंड कौन से एसेट पर किस तरह से गेन कैलकुलेट करना है। आपका जो ऑर्डिनेंस है, आपका जो टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, वो आपके कैपिटल एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक को वो कहता है लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये हम कहते हैं सेक्शन 37 ए, बड़ा मशहूर ज़माना सेक्शन है लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, वो कवर करता है इसके अंदर। सेकंड वो आपको कहता है आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको आपको सेक्शन डील करता है सब सेक्शन 3। ठीक है, जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपका है अदर कैपिटल एसेट्स। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हम डिस्कस करेंगे आपका कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट्स। ठीक है, ये वाला। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ऊपर हम कवर कर रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज को, लिस्टेड शेयर्स को। और सिक्योरिटीज हम टर्म बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी की टर्म यूज की है। उसमें हम देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटीज में क्या क्या की चीजें इंक्लूडेड है। इसलिए आपके जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो कहाँ पर कवर होंगे, वो आपके थर्ड पॉइंट में कवर होंगे, अदर कैपिटल एसेट्स के पॉइंट में कवर होंगे। आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक आपके पास लैंड है, फिर आपके पास है बिल्डिंग। इन दोनों पर गेन या लॉस जो आपके पास आएगा उसको आप कहां पर टैक्स करवाएंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स करवाएंगे। अगर ये कैपिटल एसेट हो तो लैंड ऑलवेज कैपिटल एसेट, बिल्डिंग डिपेंड्स, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। बिजनेस में यूज हो रही है तो ये जाएगी इसका गेन या लॉस जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेस में यूज नहीं हो रही, पर्सनल प्रॉपर्टी मेरी पर्सनल बिल्डिंग में बेच रहा हूं, वो कहां पर आएगी, कैपिटल एसेट में आएगी। ठीक है, अब हम आपकी बुक की तरफ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपकी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग को। बिल्कुल सेम फार्मूला है। एक बिल्डिंग है, मैंने परचेज की है 5 लाख की, उसको मैं आज बेच रहा हूं 7 लाख रुपए की, 2 लाख का गेन आया है। लॉ कहता है उस बिल्डिंग को बेचने पर जो आपको गेन आया है वो कैपिटल गेन है, वो यहां पर वही गेन है। गेन बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट होगा यहां से, इस फार्मूले से। अब वो गेन टैक्स किस तरह होगा वो मैटर करता है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि कैपिटल गेन वाला टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लॉ कहता है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर, डिस्पोजल करने पर जो आपका गेन आएगा उसको हमने कितना गेन आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी आज परचेज की एंड विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ मैंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, जितना मेरा गेन आएगा वो सारे का सारा टैक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने परचेज की लैंड ऑन मैंने लैंड परचेज किया जकम सितंबर 2019 पे, अमाउंट थी 10 मिलियन, और इसको मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया ऑन
31 जुलाई। कैलकुलेट टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। ठीक है, अब हमने क्या भी पढ़ा है, अगर मैं लेक प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, उसको मैंने विद इन 1 ईयर ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो जितना मुझे गेन आएगा वो सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल गेन होगा। फिर वो कहते हैं वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर। अगर मैं आज प्रॉपर्टी सेल परचेज करता हूं और 1 साल के बाद और 2 साल खत्म होने से पहले बेच देता हूं, तो फिर उस टाइम मेरा 75% गेन क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और 25% एग्जेम्प्ट होगा, उस पर मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। इसकी हम अभी एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, इसी की तरह हम इसको भी करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर 100 रुपए का मुझे गेन आया है, तो 25 रुपए पर मैंने टैक्स पे नहीं करना, और 75 रुपीज पर मैंने क्या करूंगा, अपने कैपिटल गेन इनकम में ऐड करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। फिर वो कहते हैं वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 years बट डज नॉट एक्सीड 3 years। अगर आपने आज परचेज की है और 2 साल के बाद बेच रहे हैं और 3 साल खत्म होने से पहले बेच रहे हैं, तो आपका 50% गेन क्या होगा, टैक्स होगा, और 50% आपका गेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 3 साल के बाद और 4 साल खत्म होने से पहले, तो फिर आपका 75% गेन एग्जेम्प्ट होगा, और जस्ट 25% क्या होगा, टैक्स होगा। एंड थर्ड क्या है, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 4 years, आपका पूरे का पूरा गेन ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब आपके इस सिलेबस में इस साल चेंज आई है। लास्ट ईयर में था अगर आपका गेन 8 साल तक है तो फिर आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जहां पर क्या है, अगर 4 साल का पीरियड गुजर गया है तो आपका गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलो यही एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। मैं क्या करता हूँ, मैंने गेन कैलकुलेट करना है ना, सेल या कंसिडरेशन यूज करते हैं यहाँ पर वर्ड। कितनी अमाउंट है, 10 मिलियन। ठीक है, ये मेरे पास डिस्पोजल, मैंने डिस्पोजल किया था 15 मिलियन का। ये 15 मिलियन। और जो मेरी यहाँ पे क्या करनी है, लेस करनी है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 10 मिलियन। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूंगा, कैपिटल गेन। ये सिंपल है, मसला कोई नहीं है, आपने सेल प्राइस में से क्या करनी है, कॉस्ट लेस करनी है, आपके पास आ जाएगा गेन। अब लॉ कहता है कि अगर आपने ये तो गेन कैलकुलेट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने गेन कितना टैक्स करवाना है, अब ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद आपने देखना है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड कितना था, कितने साल कितने महीने मैंने इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा, अपनी ओनरशिप में रखा। चलें देखते हैं। 1 सितंबर 19 को मैंने क्या किया, इसको परचेज किया, और 31 जुलाई 20 को मैंने क्या किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। 7 महीने बन गए 2020 के, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने बन गए 19 के। टोटल होल्डिंग पीरियड है कितना, 11 मंथ। 11 मंथ। मैंने क्या कहा था, टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, मेरे पास टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आएगा। मैं अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका गेन, अगर आपकी प्रॉपर्टी आप 1 साल के अंदर ही बेच दें, तो 100% गेन ही क्या होता है, आपका टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये आपकी पहले पॉइंट आपको क्लियर होगी, यहाँ से हमने ये चीज पढ़ी थी, ये वो वाली एग्जांपल थी। हम सेम एग्जांपल को दोबारा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, क्योंकि डेटा हम चेंज नहीं करते। चले, यहाँ पर मैं आपकी डेट चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने इसको परचेज किया था यकम जनवरी 2019 पे। सेम कॉस्ट है, सेम शेयर प्राइस है, मेरे पास गेन आया कैपिटल गेन 5 मिलियन का। अब देखना है होल्डिंग पीरियड कितना है।
यकम जनवरी 19 को मैंने परचेज किया है, 2019 का पूरा साल एंड 2020 के 7 महीने। 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है और 2 साल से कम है, तो उस केस में लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, 25% आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। तो मेरे पास टैक्सेबल कितना गेन आएगा, 75%, जिस पर मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। दोबारा इस बात को पढ़ते हैं, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ ए मूव प्रॉपर्टी एक्सीड्स 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम दोबारा थर्ड एग्जांपल में जाते हैं, थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। सेम प्रॉपर्टी है, सेम मेरी सेल प्राइस है, सेम मेरी कॉस्ट है, जहां मैं डेट चेंज कर देता हूं, 2018 कर लेता हूं। अब यहां पर मेरे पास कैपिटल गेन सेम आएगा, टोटल 15 लाख की बेची है और 1 करोड़ 50 लाख की मैंने बेची है, 1 करोड़ की मैंने खरीदी थी, 50 लाख का गेन आ गया। अब ये टैक्सेबल गेन कितना है, अब देखते हैं। लॉ कहता है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 मंथ है, यहां पर 1 ईयर एंड 7 मंथ था, 7 मंथ, कितना टैक्सेबल हो गया, 75%। यहां पर अगर 2 ईयर्स एंड 7 मंथ है, ठीक है, कैसे 7 मंथ है, 18 का पूरा साल, 19 का पूरा साल, 20 के 7 महीने। लॉ कहता है 55% गेन आपका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अपना गेन दोबारा दोबारा कैलकुलेट करूंगा। टैक्सेबल गेन वो है 25 लाख रुपए, एक्चुअल गेन मुझे 50 लाख का आया है, लेकिन टैक्स पर्पज के जो मैंने टैक्स पे करना है जिस अमाउंट पे, वो पे करना है 25 लाख रुपए। अब इस पर रेट क्या लगना है वो भी हम बाद में देखते हैं। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल पे। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि मैंने परचेज किया 17 में। अब यहाँ पर मेरे कितने हो गए, 17, 18, 19 और 20, कितना पीरियड हुआ, 3 साल और 7 महीने। लॉ कहता है अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा या 4 साल से कम है, तो आपका जो गेन है वो 75% एग्जाम्प्ट होगा। कितने पे मैं टैक्स पे करूंगा, 25% पे। क्लियर। अब फोर्थ एग्जांपल में क्या होगा, होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा होगा, उसमें मेरे पास जो टैक्सेबल गेन होगा वो जीरो आएगा। लॉ क्या कहता है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 से ज्यादा होता है तो आपका सारे का सारा गेन क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब रेट कौन सा लगाना है, पहले आपने लॉ ने आपको रिलीफ दिया कि अगर आपका गेन क्या हो रहा है, कम हो, मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी को आप काफी अर्से के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पास होल्ड कर रहे हैं, तो आपके पीरियड के बेस पे आपके गेन को आपकी टैक्सेबिलिटी में रिड्यूस कर दिया, कम अमाउंट पे चार्ज किया। फिर वो कहता है कि आप उसने उसके बाद क्या किया, रेट भी डिफरेंट कर दिए कि अगर आपका गेन 5 मिलियन है, डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन। थोड़ी सी एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूँ 1.6 मिलियन, तो 16 मिलियन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर गेन कितना हो गया, 5 मिलियन से ज्यादा हो गया, डन। अब यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, 16 मिलियन कर देता हूँ, तो इसमें बुरी बात नहीं है, एग्जाम्पल मॉडिफाई हम कर सकते हैं, कोई इतराज है तो बता दें। ये मेरे पास आ गई, ये आ गई, जी। अब वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है वेयर द गेन डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, तो उस केस में आपने टैक्स पे करना है 2.5%। अब यहाँ पर मेरा टैक्सेबल गेन, जहां पर गेन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टैक्सेबल गेन की बात हो रही है, ठीक है ना, टैक्सेबल गेन। अब यहाँ पर मेरा टैक्सेबल गेन बन रहा है 5 मिलियन से कम, मैं कैपिटल गेन पे टैक्स पे करूंगा ऑन प्रॉपर्टी, ऑन कैपिटल गेन कितना होगा, 15 मिलियन का 2.5%, ये बना 37,500 रुपए, ठीक है। अगर मैं जाऊं ऊपर, जहां पर मेरा टैक्सेबल गेन कितना बनता है,
और टैक्स पेएबल वो बनता है, क्योंकि 5 मिलियन से कम है, मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 75,000 रुपए। क्योंकि यहाँ पर मेरा गेन बढ़ गया, 3 मिलियन हो गया है, यहाँ पर मेरा गेन 15 लाख था, इसलिए मेरी लाइबिलिटी भी क्या गई है, डबल हो गई है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, इसमें मेरे पास टैक्स पेएबल कितना बनेगा, क्योंकि मेरा फिर दोबारा 5 मिलियन से कम है, मल्टीप्लाई बाय 2.5%, कितना टैक्स बन गया, 1,12,500, क्योंकि यहाँ पे मेरा गेन बढ़ गया था टैक्सेबल, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अगर आप यहाँ पर है, आपके पास जो कैपिटल गेन है वो 5 मिलियन से ज्यादा है। अब देखते हैं कि वेयर द गेन एक्सीड्स 5 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन, यहाँ पर रेट कितना होगा, 5 मिलियन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5% होगा टैक्स पेएबल। 6 मिलियन को मैं क्या करूंगा, 5% से मल्टीप्लाई करूंगा, आपके पास क्या आ गया, 3 लाख, आपने क्या करना है, टैक्स पे करना है। मैं सपोज करता हूं कि मेरी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड थी वो 25 मिलियन थी। अब यहां पर मेरा गेन क्या हो गया, 15 मिलियन हो गया। तो लॉ कहता है वेयर द गेन एक्सीड्स 10 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 15 मिलियन, 15 मिलियन हो सकता है, इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना टैक्स पे करेंगे हम, फिर 7.5% करेंगे। ये बढ़ गया 11,25,000 रुपए। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर मेरा सेल प्राइस है 30 मिलियन, मेरा कितना गेन बन गया, 20 मिलियन। यहाँ पर फिर वो कहता है कि अगर आपका गेन एक्सीड कर रहा है 15 मिलियन से, तो आपने टैक्स पे करना है 10%। तो ये आपका क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपका क्या है, टैक्स पे करने के फार्मूलाज हैं, जो रूल्स हैं, जो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए। यहाँ पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इतनी थी, बस वो सारी की सारी क्या हो गई है, कवर हो गई है। अब आपके पास एक और है, जो हमने यहाँ पर मैंने कहा था कि हमने फिर दोबारा क्या डिस्कस करेंगे, अदर कैपिटल गेन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जी, अदर कैपिटल एसेट्स। अब उसकी बारी आ गई। इसमें आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ क्या होगी, इस एसेट का पार्ट बनेगी, कैपिटल एसेट के गेन में हम उस पर टैक्स पे करेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी अदर कैपिटल एसेट के अंदर क्या होती है, टैक्स होती है। एंड आपकी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो भी कहाँ पर टेस्ट होते हैं, कहाँ पर फॉल करते हैं, अदर कैपिटल एसेट में फॉल करते हैं। ठीक है, अब वहां पर उसने बताया हुआ है हम्म, जी जी जी, आपके कुछ एसेट्स हैं जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर अगर आपको जो गेन आता है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपके पास कंसिडरेशन होगी, लेट सपोज 10 मिलियन, 5 लाख का लेते हैं, मिलियंस में नहीं खेलते। उसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट, 4 लाख रुपए। आपके पास कैपिटल गेन कितना आया, ठीक है। अब लॉ कहता है अदर कैपिटल एसेट के केस में, इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, तो क्या होगा, तो उस केस में 100% गेन इज टैक्सेबल। मतलब आप क्या करेंगे, पूरे 1 लाख पे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो फिर आपका 25% गेन इज एग्जाम्प्ट, 75% गेन इज टैक्सेबल। अब आप कह रहे हो कि मैंने कुछ बताया नहीं इसके अंदर। अब देखें, पेंटिंग के बारे में खुद बता देगा जी, आपकी कॉस्ट इतनी थी, आप इतने में इसको बेच रहे हैं, आपको गेन आ रहा है। कॉस्ट गिवन होगी, सेल प्राइस गिवन होगी, आप क्या करेंगे, उस पर कैलकुलेट करेंगे गेन। उस गेन को आपने क्या करना है, होल्डिंग पीरियड से कंपेयर करना है, उस पर आप क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये टॉप पे आते हैं, ये आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम है।
इनके अपने सेपरेट रेट गिवन है जिन पर आप क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। जैसे अभी हमने देखा ना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ये रेट आपको गिवन है नीचे, ये आपकी क्या है, सेपरेट ब्लॉक इनकम है। आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर फिक्स प्रॉपर्टी के गेन पर इन्हीं स्पेसिफिक रेट्स पर क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और सिमिलरली आप उसके ऊपर भी क्या करते हैं, सेपरेट ही टैक्स पे करते हैं। आप इसको सेपरेट ही क्या करेंगे, अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे और सेपरेट रेट पर क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। जो अदर कैपिटल एसेट्स हैं, ये आपकी नॉर्मल टैक्सेबल है। इनको आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद ऐड करेंगे और उसी रेट पर जो हमने चैप्टर 4 में जो रेट्स पढ़े थे, उन्हीं पर हम क्या करेंगे, इन पर टैक्स पे करेंगे। तो ये आज के हमारा इस वीडियो का एजेंडा था जो हमने डिस्कस किया है, कैपिटल गेन का कुछ पार्ट, और फिर हमने इसमें डिस्कस किया है अदर कैपिटल एसेट्स। प्रॉपर्टी हमारी कवर हो गई, अदर एसेट्स कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज को भी क्या कर लेंगे, कवर करके इस चैप्टर को एंड करके नेक्स्ट चैप्टर पे क्या कर लेंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, मुलाकात होती है।